नमस्कार दोस्तों, देखिए आज के वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, उसका जो है वो वाला पार्ट कवर करेंगे। इसका एक वीडियो पहले ही आ चुका है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर देख लीजिए। ठीक है, ये इसका सेकेंड पार्ट है। आज ये जो योजना है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था, तो एडीओ का बुक बताने के लिए वो लोग बोल रहे थे। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि एडीओ का अभी तक मार्केट में कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कोई भी बुक इसका अवेलेबल नहीं है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, देखिए इतनी प्रॉब्लम्स है अभी इसके डाटा के कलेक्शन में। ग्रामीण जो छत्तीसगढ़ का ग्रामीण विभाग का जो मंत्रालय है, पंचायती एवं ग्रामीण विकास विभाग, उस मंत्रालय के जो वेबसाइट है उसमें योजनाएं जो है मैं आपको शेयर करूंगा अगर आप लोग बोले तो। एनआरएलएम जो दिया हुआ है, जितना मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ, उसका एक पेज दिया हुआ है। एक पेज में पूरा ये जो योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन खत्म कर दिया है वो एक पेज में। एक पेज भी नहीं, आधा पेज है उसमें। और दूसरी चीज, वो जो हिंदी में ट्रांसलेट किया है, समझ में ही नहीं आएगा हिंदी में कैसा ट्रांसलेट किया। जब इंग्लिश से गूगल ट्रांसलेशन में डाल के आप जब हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो देखेंगे आप एरर आता है। वो एरर को सेम टू सेम कॉपी कर दिए हैं, तो वो जो है वो ठीक से समझ में भी नहीं आता है। जब आप पढ़ोगे, उसको पढ़ना चालू करोगे तो कई लाइन को समझने में ही दिक्कत होता है। तो ये एक तो जो पंचायती राज विभाग का मंत्रालय है छत्तीसगढ़ का, उसमें कम दिया है। और ग्रामीण विकास मंत्रालय जो भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय, उसके वेबसाइट में एक एक योजना का जो अब मैं आपको शेयर करूंगा अगर आप लोग बोले तो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पीडीएफ 200 पेज का पीडीएफ है। एक एक योजना इतनी बड़ी बड़ी पीडीएफ है, उसको कंपाइल करना पड़ता है। तो एक वेबसाइट पे अगर आप देखें तो उसमें बहुत कम जानकारी है। जो ग्रामीण विकास विभाग का मंत्रालय है भारत सरकार का, उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार में दिया है। अब उसमें से चीज़ों को कलेक्ट करना, ठीक है, जिन चीज़ों को आपको ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत की चीज़ों को कंपाइल करना पड़ता है पहले। ठीक है, उसके बाद डाटा इकट्ठा करना पड़ता है और उसके बाद नोट्स बना के मैं आप लोगों के सामने वो चीज़ों को रख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग समझिए। और आप इतना मेहनत करने के बाद आप लोग देखिए कि जितने व्यूज़ हैं, ठीक है, वीडियो पे आप लोग पिछले जाके देख सकते हैं खुद भी, जितने व्यूज़ हैं उसके कंपैरिजन में लाइक कितने, आप लोग खुद भी जाके देख सकते हैं कितने कम लाइक्स हैं। ठीक है, तो मैं अच्छी नीयत के साथ, अच्छी सोच के साथ, ताकि आप देखे होंगे बहुत सारा कमेंट ऐसा आता है जिसमें स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि सर हम लोगों के पास इतना आर्थिक क्षमता नहीं है कि जाकर हम लोग कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकें। ठीक है, हम लोग आपके ही वीडियो से पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, इतना पैसा नहीं है कि हम लोग जाके जो है सेंटर ज्वाइन कर सके, कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सके। तो मैं अच्छी नीयत से वो लोग, ऐसे लोगों तक ये पहुंच सके, एक फेयर कंपटीशन हो सके करके इतना एफर्ट डाल रहा हूं। तो आप लोग भी उसमें सब, मैं जैसे कि अपनी क्षमता के अनुसार वो लोग को सपोर्ट कर रहा हूं, ऐसे लोगों तक वीडियो को पहुंचाना चाह रहा हूं। आप लोगों को बैठे बैठे सिर्फ लाइक का बटन प्रेस करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। आप लोगों को बैठे बैठे वो काम करना है। आप लोग भी बहुत से लोगों की हेल्प कर सकते हो। आप लोग अगर 5 लोगों तक, ऐसे लोगों तक भी पहुंचा पाए इस वीडियो को, जो लोग वास्तविक में उन लोगों को जरूरत है, वो लोग इतना महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप लोग सोचिए आप लोग खुद कितना अच्छा काम कर सकते बहुत कम टाइम में। ठीक है, तो आप लोगों की सपोर्ट की, मैं आप लोगों का सपोर्ट कर रहा हूं अपनी क्षमता अनुसार। मुझे भी आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। जब वीडियो में आप पढ़ाएंगे तो मैं आपको पहले भी बताया था, कैमरा बस सामने रहता है, कोई होता नहीं है। इंटरेक्शन का मीडियम सिर्फ आपके कमेंट्स हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सकता है। कमेंट हैं, आपके लाइक्स हैं, आपके सब्सक्राइबर्स जो हैं वही हैं, जितना वही हासिल है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग भी वो कोऑपरेट करिए, आप लोग भी सपोर्ट करिए, ताकि हम दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करके दोनों एक दूसरे की मदद कर सकें और ऐसे लोगों तक भी मदद पहुंचा सकें जो लोग को वास्तविक में ज़रूरत है, जो लोग बाकी जगह से नहीं कर सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सब, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं, लेकिन सबका कमेंट मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश भी करता हूँ। तो आप लोग सपोर्ट करते चलिए, कोऑपरेट करते चलिए। मैं भी आप लोगों के लिए जितना हो पाएगा अपने साइड से एफर्ट लगा रहा हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, नोट्स में जगह छोड़ते चलिए। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पोल जो जनरेट होता है वो आप लोग के लिए ही है। मैं जो क्वेश्चन का पूछता हूँ कि आप लोगों कितने लोगों को वो जो आने वाली है वो चाहिए, मतलब कि मैं जो पूछता हूँ कि आने वाली क्लासेस में आपको क्या चाहिए, या पंचायती राज वाला मैं पूछा था कि आप लोगों को वो क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए, उसमें आप लोग सब पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं? बहुत से लोग हैं जो नहीं करते हैं पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो मैं मेजॉरिटी को ही देख सकता हूँ ना, बहुत कम ऐसे लोग जो उस सीरीज़ को अपोज किए हैं, मतलब कि नहीं चाहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ 90% से ऊपर आप जाके देखिए कि चाहते हैं कि वो सीरीज़ आए। ठीक है ना, तो आप अपना अगर व्यू रखना चाहते हैं तो वहाँ रखिए आप अपना व्यू। ठीक है ना,
तो वो काउंट होगा वो व्यू। ठीक है, आप लोग नीचे कमेंट करते हैं तो वो कमेंट बहुत कम रहते हैं। ठीक, तो मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखना है और मेजॉरिटी को ये करने के लिए ही मैं वो पोल जनरेट करता हूँ। ठीक है ना, तो आप लोग वो उसमें पार्टिसिपेट किया करिए। और दूसरा एक चीज़ और मैं और बताना चाहता हूँ कि जो MCQ की सीरीज़ आप लोग डिमांड कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो MCQ चाह रहे थे, ठीक है, तो वो भी मैं उसके ऊपर काम चल रहा है। वो जल्दी से जल्दी आप लोगों को मैं कंटेंट प्रोवाइड कराने का कोशिश करूँगा। वो कंटेंट पे काम चल रहा है, ठीक है ना। जैसे ही वो तैयार हो जाता है मैं आप लोगों के सामने बहुत इंपॉर्टेंट MCQ की वो भी मतलब क्वेश्चन जो रहे वो मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, उसके लिए आप लोग चिंता मत करिए। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहान, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसको छत्तीसगढ़ में बिहान कहते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। देखिए हम लोग कल से पढ़े थे, कल जहां तक उसके आगे का हिस्सा हम लोग कवर कर रहे हैं। पंचसूत्र किसको कहते हैं, मैं आप लोगों को कल बताया था पंचसूत्र का पालन करना चाहिए, जो फंड चाहिए अगर तो करके। ठीक है, जो पिछली क्लास देखे हैं वो जानते होंगे। तो पंचसूत्र क्या है, आप लोगों को वीडियो में इमेज दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब देखो पंचसूत्र क्या है, 5 फॉर्मूले हैं जिसको पालन करके, ठीक है, देखिए कोई भी संस्था जो होती है उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। वही 5 नियम जो है उसको पंचसूत्र कहते हैं। ये किनका रहता है, जो स्व सहायता समूह है उनका पंचसूत्र रहता है। तो पहला, नियमित साप्ताहिक बैठक, हर सप्ताह में बैठक, ठीक है, लगातार। दूसरा, नियमित साप्ताहिक बचत, आपको बचत करना है हर सप्ताह। तीसरा, नियमित आंतरिक लेन देन, ट्रांजैक्शन डिटेल, ट्रांजैक्शन होना चाहिए बैंक के साथ ट्रांजैक्शन, है ना, आंतरिक लेन देन। 3, नियमित आंतरिक लेन देन, रेगुलर 3 कम से कम आंतरिक लेन देन जो है वो होना चाहिए, मतलब ट्रांजैक्शन हुआ होना चाहिए। चौथा, नियमित उधार वापसी, जब आप ऋण ले रहे हैं किसी बैंक से, ठीक है, तो उसको आप उधार वापसी करें। ठीक है, ये रेगुलर होना चाहिए, पेंडिंग नहीं हो जाना चाहिए, NPA नहीं होना चाहिए। 5वां, सही पुस्तक संधारण अर्थात हिसाब किताब। पुस्तक संधारण का मतलब क्या होता है, हिसाब किताब जो आप मेंटेन कर रहे हैं स्व सहायता समूह, वो अच्छे से मेंटेन हो हिसाब किताब। ठीक है, तो ये है, ये 5 सूत्र का जब पालन करते हैं अच्छे से, तब उन स्व सहायता समूह को क्या होता है, लोन मिलने के लिए एलिजिबल होता है, चाहे वो बैंक से हो या फिर ये जो जिला विकास अभिकरण से लोन मिलता है, मैं आपको आगे बताऊंगा, वो हो। ठीक है, ये 5 सूत्रों को पालन करना जरूरी रहता है। केंद्र और राज्य का अंश देख लेते हैं, 60:40 है। 60 जो है वो केंद्र का रेशियो है और 40 जो है वो राज्य का रेशियो है। 1 अप्रैल 2015 से ये रेशियो है। ठीक है, 1 अप्रैल 2015 के पहले 75-25 था। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास विभाग का जो वेबसाइट है उसमें अभी भी 75-25 दिया हुआ है। ये 1 अप्रैल 2015 से अपडेट हो चुका है, 60:40 हो चुका है। इसके पहले 75-25 था। ठीक है, तो आप लोग उसको ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। ठीक है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम लोग दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये क्या चीज़ है देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसके माध्यम से इसका उद्देश्य है जो गांव में जो बेरोजगार हैं, जो BPL परिवार के लोग हैं, उनको प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, उनको ट्रेनिंग उपलब्ध कराना, उनको स्किल सिखाना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। तो अब देखते हैं ये क्या है एक्चुअल में। जब स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना थी, तो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अंतर्गत क्या चल रहा था, कौशल उन्नयन विशेष कार्य योजना चल रही थी। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कौशल उन्नयन विशेष योजना चल रही थी। तो इस योजना के तहत, जब ये योजना चल रही थी, तब इस योजना के तहत जो है वो स्किल सिखाया जाता था, प्रशिक्षण दिया जाता था, ट्रेनिंग दिया जाता था। लेकिन स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना ही बदलकर पुनर्गठित करके क्या बन गई, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बन गया, NRLM बन गया। तो जब ये योजना NRLM के रूप में पुनर्गठित की गई, तब कौशल उन्नयन विशेष योजना, जिसके माध्यम से लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता था, उसको नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कर दिया गया। इस योजना का नाम बदलकर NRLM, तो इस योजना का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। उद्देश्य सेम था। ठीक, समझ गए आप लोग। देखते हैं अब दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य क्या था। ठीक है, 15 से 35 वर्ष के बेरोजगार, देखो किनको प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण तो उपलब्ध कराना है, लेकिन किनको प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है, ये इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें याद रखना, बेरोजगार होने चाहिए, BPL होने चाहिए, BPL परिवार होना चाहिए, और ग्रामीण होने चाहिए। तो 3 क्राइटेरिया है इसका। और आयु क्या होनी चाहिए, 15 से 35 वर्ष। ठीक है, उनको प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, सभी जिला, राज्य या बाहर। अब देखो ये सभी जिला में चल रहा था, ये योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना सभी जिला में चल रही है। ठीक है, और इनको प्रशिक्षण उपलब्ध करा के इनको रोजगार भी उपलब्ध कराना, ये इस उद्देश्य के अंतर्गत आता है। मैंने पूरा लिखा नहीं है, शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना रहता है, तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, उसको एक्सप्लेन आपको करता हूँ, आपको अपने नोट्स में पूरा लिखना है। 15 से 35 वर्ष के बेरोजगार BPL ग्रामीण लोगों को प्रशिक्षण और
उसके साथ साथ रोजगार उपलब्ध कराना। अब ये रोजगार चाहे जिले में हो, चाहे वो राज्य में हो, या राज्य से बाहर भी इनको रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य है। ठीक है, ये आपको पूरा लिखना है। अब देखिए, इसका 3 माह में इंस्पेक्शन किया जाता है। हर 3 माह में इसका आकलन करना है कि ये योजना ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही, इसमें कोई खामी है तो उसको दूर करना रहता है। तो ये लिखा हुआ है आकलन 3 माह। इसके बाद देखिए, नक्सल प्रभावित जिलों में, देखिए ये जो योजना है वो सामान्य जिलों में चल रही है। अब जो छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले हैं, ठीक है, ठीक है, नक्सल प्रभावित जो जिले हैं उनमें ये योजना रोशनी कार्यक्रम के नाम से चलाई जा रही है। मतलब योजना का उद्देश्य यही है, योजना भी यही है, योजना का उद्देश्य भी यही है, लेकिन इस योजना का नाम जो है नक्सल प्रभावित जिले में क्या है, रोशनी कार्यक्रम है। ठीक है, इसका उद्देश्य वही है। इस रोशनी कार्यक्रम को जब चालू किया गया तो इसका लक्ष्य था कि 3 वर्ष में 15,000 युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रोशनी कार्यक्रम के तहत रखा गया था जब इसको चालू किया गया तब, जिसमें से है ना 3 वर्ष में 15,000 को युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य, जिसमें से 40% महिला होना अनिवार्य थे। ठीक है, इतने प्रशिक्षण देना था, शुरुआत में इसका लक्ष्य था। ठीक है, और 40% जिसमें से महिलाओं को प्रशिक्षण देना अनिवार्य था। ठीक है, इसका क्लियर हुआ। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का जो लक्ष्य वगैरह है, उद्देश्य है, वो सब समझ में आ गया आप लोगों को। आगे देखते हैं, पुस्तक संचालक, कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको याद रखना है कि क्या करते हैं और कौन होते हैं। ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। पुस्तक संचालक एक पद होता है, वो क्या करता है, लेन देन का हिसाब रखता है। जैसे कि कोषाध्यक्ष रहता है, कोषाध्यक्ष का क्या करता है, लेन देन का हिसाब रखता है ना, वैसे ही पुस्तक संचालक का क्या काम है, लेन देन का हिसाब रखना। जो स्व सहायता समूह है उसमें कितना पैसा किसी को दिया गया, ऋण के रूप में कितना लिया गया, कितना वापस किया गया, वो सब चीज़ों का हिसाब किताब रखने का काम किसका रहता है, पुस्तक संचालक। पुस्तक संचालक को ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, प्रशिक्षण भी इसको उपलब्ध कराया जाता है। संसाधन पुस्तक संचालक, ठीक है, इसके ऊपर का पोस्ट रहता है संसाधन पुस्तक संचालक। पुस्तक संचालक के बाद ऊपर का पोस्ट रहता है संसाधन पुस्तक संचालक। इसका ये संकुल में रहता है। ये संकुल के अंतर्गत कई ठो गांव आते हैं, तो संकुल के अंतर्गत आने वाले सभी स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करना और अंकेक्षण करना। मतलब कि संकुल के अंतर्गत जितने भी स्वयं सेवक आते हैं, जो काम करने वाले लोग हैं स्व सहायता समूह के, उन लोगों को ट्रेनिंग देने का काम रहता है इसका। और ट्रेनिंग देने के साथ साथ इंस्पेक्शन भी करता है कि वो लोग अपना काम जो रहते हैं ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर ढंग से सही तरीके से उन लोग अपना काम कर रहे हैं कि नहीं। अंकेक्षण, इन्वेस्टिगेट करता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखने का काम किसका रहता है, संसाधन पुस्तक संचालक का रहता है। ठीक है, अब संसाधन पुस्तक संचालक बनने के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, तो 75 बैठक लिखने का अनुभव होना चाहिए। पुस्तक संचालक क्या करता है, बैठक को लिखता है, हिसाब करता है। वही मतलब बैठक जब भी होता है, साप्ताहिक बैठक स्व सहायता समूह का, तो वो लिखने का काम करता है, हिसाब किताब लिखता है, रजिस्टर्ड करता है। अब वही आदमी जो 75 बैठक लिख चुका हो, 75 बैठक में पार्टिसिपेट किया हो और उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया हो, ठीक है, वो आदमी संसाधन पुस्तक संचालक के पद को धारण करने के लिए योग्य होता है। ठीक है, और क्या किया हो, पंचसूत्र का पालन कर रहा हो। ये तो अनिवार्य है, एकदम यूनिवर्सल है इन लोग के लिए पंचसूत्र। ये 5 सूत्र का हमेशा जो है, कुछ भी काम करना है, कुछ भी योजना का लाभ लेना है, कुछ भी करना है, तो इसका पालन करना इनको अनिवार्य रहता है। रट के रखना एकदम 5 सूत्र को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, पुस्तक संचालक को ट्रेनिंग, अब देखो ये संसाधन पुस्तक संचालक रहता है, ये क्या करता है, पुस्तक संचालकों को ट्रेनिंग देने का काम करता है कि ये लोग को कैसे लेन देन का हिसाब किताब रखना है। ये उससे ऊपर का पोस्ट रहता है। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा होगा इसका जो ग्रामीण आजीविका मिशन का जो लोगो है, ठीक है, उसको भी ध्यान रखना। ऊपर सूर्य बना हुआ है और उसका लोगो, इसको भी आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, अगर कुछ इससे पूछ दिया तो आप लोग ताकि अटेम्प्ट कर सको। ठीक, आगे इसका स्तर देखते हैं कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसके तहत स्व सहायता समूहों को कैसे जो सब सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाती हैं, कितने स्तर होते हैं, कैसे कैसे उसको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, उसको हम लोग अब कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, आप लोग अच्छे से नोट करते चलिएगा। देखिए 4 स्तर होता है। ठीक है, 4 स्तर। पहला ग्राम स्तर, सबसे निचला स्तर जो होता है वो सबसे ग्राम स्तर होता है। ग्राम स्तर के ऊपर जो रहता है वो क्लस्टर स्तर रहता है। ठीक है, क्लस्टर स्तर के अंतर्गत क्या आते हैं, 4 से 5 गांव आते हैं। 4 से 5 गांव मिल के क्या बनते हैं, क्लस्टर बनते हैं। तो क्लस्टर के अंतर्गत क्या आएगा, 4 से 5 गांव आएंगे। अब इसी को कहते हैं क्या, संकुल। ठीक है, उसके ऊपर रहता है जनपद स्तर।
ठीक है, और उसके ऊपर रहता है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। ठीक है, जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण क्या करता है, सामुदायिक निवेश कोष होता है, उसका एक फंड होता है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का क्या होता है, एक फंड होता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, सामुदायिक निवेश कोष। तो इसी सामुदायिक निवेश कोष के माध्यम से जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण है वो स्व सहायता समूहों को लोन उपलब्ध कराने का काम करता है। तो ये 4 स्तरों को याद रखना, इसी 4 स्तर को मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये क्या कैसे काम होता है। देखिए, सबसे पहले स्व सहायता समूह के लिए क्या चाहिए कि जो 10 से 20 लोगों का ग्रुप रहता है वो क्या होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए, उसमें कुछ कुछ बचत जमा करे हों वो लोग। ठीक है, पहले तो ग्रुप बनाएंगे वो लोग, समान आय स्तर पहला पिछले क्लास में बताया था। उसके बाद वो लोग, उन लोग का जमा रहेगा। अब जो उन लोग आपस में कलेक्ट किए रहेंगे पैसा, और एक का बैंक अकाउंट रहेगा, उस बैंक अकाउंट में जमा किए रहेंगे, उसके हिसाब से वो लोग को क्या मिलेगा, लोन मिलेगा उसके माध्यम से। ठीक है ना। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, SHG समझ गए ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप। स्व सहायता समूह के लोग क्या करते हैं, ग्राम स्तर पर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, पंजीयन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे कि स्व सहायता समूह जो है वो लोग क्या करेंगे कि हम लोग स्व सहायता समूह के रूप में पंजीकृत होना चाहते हैं, कि ग्राम स्तर पर पंजीकृत होंगे। ठीक है, ग्राम स्तर पर। और क्या करेंगे, लोन के लिए अप्लाई करेंगे, कितना पैसा चाहिए रहेगा उतना अप्लाई करेंगे। उसके बाद आवेदन करेंगे। आवेदन क्या करेगा, सार्वजनिक निवेश कोष। ठीक है, ग्राम स्तर पर आवेदन करेंगे। ग्राम स्तर के बाद वो आवेदन कहाँ जाएगा, क्लस्टर स्तर पे जाएगा। ग्राम स्तर क्या करेगा, उसको क्लस्टर स्तर पे भेज देगा उस आवेदन को। क्लस्टर स्तर के बाद वो आवेदन जनपद स्तर पर जाएगा। जनपद स्तर के बाद वो आवेदन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में जाएगा, और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण उस आवेदन के अनुसार, देखिए उस आवेदन में सब चीज का ब्यौरा रहेगा कि वो जो स्व सहायता समूह है उसके पास कितना फंड जनरेट हुआ है, उसके हिसाब से फिर क्या करेगा, जब जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पास वो पहुंचेगा तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सामुदायिक निवेश कोष के माध्यम से किसको, स्व सहायता समूहों को लोन उपलब्ध कराएगी। जितना पैसा को लोग को जरूरत रहेगा वो उस हिसाब से फिर उसको क्या करेगी, लोन उपलब्ध कराएगी। 15,000 रुपए मैक्सिमम रहता है। ठीक है, मैक्सिमम 15,000 रुपए। देखो ये हो गया आपका। ठीक, अब देखो इसमें क्या होता है कि सार्वजनिक विकास अभिकरण जो है सामुदायिक निवेश कोष के माध्यम से 15 से 75,000 रुपए तक का लोन जो है वो क्या कराएगी, स्व सहायता समूहों को उपलब्ध कराएगी। इसको ध्यान रखना, 50 से 75,000 तक का लोन जो है वो उपलब्ध कराएगा। ठीक है, अब देखो यदि क्लस्टर स्तर नहीं है तो आवेदन सीधा, ग्राम स्तर है, ग्राम स्तर पे स्व सहायता समूह तो आवेदन करते हैं। अगर क्लस्टर स्तर नहीं है तो आवेदन कहाँ चला जाएगा, सीधा जनपद स्तर पे चला जाएगा, फिर ग्रामीण विकास अभिकरण में चला जाएगा और वो वहां से उसको प्रोवाइड करा देगा पैसा। ठीक है, अब देखो पैसा जो है वो ऋण के रूप में उपलब्ध होता है। देखिए प्री फंड में पैसा नहीं बांटते वो लोग, वो ऋण के रूप में देते हैं, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि ऋण के रूप में पैसा दिया जाता है और उसका ब्याज लिया जाता है, जिसको ब्याज कम रहता है और उसमें स्कीम के तहत बहुत सारी छूट भी रहती है। ठीक है, तो यदि क्लस्टर स्तर नहीं तो आवेदन सीधे जनपद में चला जाएगा। पैसा ऋण के रूप में दिया जाता है, स्व सहायता समूहों को दिया जाता है। देखिए यही लिखा हुआ है जो मैं आपको एक्सप्लेन किया। स्व सहायता समूह ग्राम है ना, ग्राम में पहले ठीक है, ग्राम में पहले अप्लाई करेंगे, आवेदन करेंगे, उसके बाद वो क्लस्टर पे जाएगा, फिर जनपद पे, फिर ग्रामीण विकास अभिकरण क्या करेगा, उसको सामुदायिक निवेश कोष से पैसा उपलब्ध कराएगा। अब देखिए जनपद, देखिए अब उसके बाद ये जो स्व सहायता समूह है उसको वापिस भी करना पड़ता है उस पैसे को। तो अब जब वापिस करेगा सामुदायिक जो स्व सहायता समूह के लोग वापिस करेंगे, तो अब वापिस करेंगे तो ग्राम स्तर पर करेंगे, फिर ऊपर जाएगा क्लस्टर स्तर पर जाएगा वो पैसा, फिर जनपद स्तर पर जाएगा। तो जनपद स्तर जो रहती है, जनपद स्तर पे जब वो पैसा जाएगा तो मूल राशि को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को भेज देगी। ठीक है, जैसे कि 50,000 रुपए का फंड उपलब्ध कराया, पैसा उपलब्ध कराया है कौन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सामुदायिक निवेश कोष के माध्यम से। तो 50,000 रुपए जिला जब वापिस जो जनपद स्तर पर पहुंचेगा तो जनपद स्तर क्या करेगा, जो मुद्दल है, जो मूल जमा है, मूल राशि है 50,000 रुपए, उसको क्या करेगा, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को भेज देगा। ठीक है, लेकिन जो है ना, और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण क्या करेगा, सामुदायिक निवेश कोष में उस पैसे को जमा करवा देगा, जो मुद्दल है 50,000 रुपए उसको। लेकिन मैं क्या बताया हूं, उसका ब्याज भी तो मिलेगा। तो ब्याज को जो है वो जनपद खुद रख लेता है। ठीक है, इसको याद रखना, जो मेन पैसा है, जो मूल पैसा है, मूलधन जिसको बोलते हैं, उसको जब स्व सहायता समूह के लोग ग्राम स्तर को देंगे तो ग्राम क्लस्टर में भेजेगा, क्लस्टर जनपद में भेजेगा, जनपद उसको रख लेगा, मूल पैसे को ग्रामीण जिला विकास अभिकरण को दे देगा और वो उसको फंड में जमा करवा देगा वापिस।
लेकिन जो ब्याज का पैसा रहेगा उसको जनपद स्तर रख लेगा और जनपद में विकास कार्यों में ब्याज के पैसे को खर्च करेगा। ठीक है, और तो जनपद में जो विकास कार्य होता है ना, उसमें यहां पे लिखा है विकास, तो विकास कार्यों में जनपद स्तर उसको खर्च करता है, उस पैसे को यहां पे लिखा हुआ है। इसको आप लोग पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिखा हूं। ठीक, अब देखते हैं चक्री निधि क्या होता है। चक्री निधि का मतलब रिवॉल्विंग फंड। इसमें क्या होता है देखिए, यहां पर शॉर्ट में समझिए इसको पहले। चक्री निधि को जिला विकास अभिकरण स्व सहायता समूहों को लोन प्रोवाइड कराता है और स्व सहायता समूह जिला विकास अभिकरण को वापस करते हैं लोन को, और उसके बाद फिर से जिला विकास अभिकरण लोन प्रोवाइड कराता है स्व सहायता समूह को और फिर से उसको वापस करते हैं। तो ये चक्र के रूप में चलता रहता है, लोन लेना फिर वापस करना, फिर लेना फिर वापस करना, तो ये एक चक्र के समान चलते रहता है, इसलिए इसको कहते हैं चक्री निधि, रिवॉल्विंग फंड। ठीक है, इसी के माध्यम से क्या होता है, ये चक्री निधि कहते हैं इसको। तो चक्री निधि ये चलते रहता है, रोटेशन पॉलिसी रहता है, रिवॉल्विंग होते रहता है, रिवॉल्विंग मतलब घूमते रहना, इसलिए इसको कहते हैं चक्री निधि। अब देखिए, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण स्व सहायता समूह निधि के अनुसार पैसा उपलब्ध कराता है, चक्री निधि से पैसा उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो कैसे उपलब्ध कराता है, मैक्सिमम 15,000 रुपए उपलब्ध कराएगा जिला विकास अभिकरण। तो देखिए, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण स्व सहायता समूह निधि के अनुसार पैसा उपलब्ध कराता है मैक्सिमम 15,000 रुपए। ये पैसा अलग है, ये जो पैसा दे रहा है 50 से 75,000 रुपए। ठीक है, ये एक अलग चीज है। ये जिला ग्रामीण विकास अभिकरण क्या कर रहा है, सामुदायिक निवेश कोष से पैसा उपलब्ध करा रहा है। ठीक है, खुद नहीं दे रहा है, सामुदायिक निवेश कोष से पैसा उपलब्ध करा रहा है 50 से 75,000 रुपए। लेकिन चक्री निधि से जो पैसा उपलब्ध कराएगा कौन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। चक्री निधि जो है एक फंड रहता है, रिवॉल्विंग फंड बोलते हैं इसको, मैंने आपको समझाया। ये निधि से जब पैसा उपलब्ध कराएगा कौन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण खुद चक्री निधि से जब पैसा उपलब्ध कराएगा तो वो कितना है, मैक्सिमम 15,000 रुपए ही उपलब्ध करा सकता है। ये दूसरा चीज है भाई, कंफ्यूज मत होना इसमें ना। ये जो है सामुदायिक निवेश कोष से उपलब्ध करा रहा है जिला विकास अभिकरण अप्लाई करने पे, और यहां पर क्या है, रिवॉल्विंग फंड जो चक्री निधि से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण चक्री निधि से जब फंड उपलब्ध कराएगा तो अधिकतम 15,000 रुपए उपलब्ध करा सकता है। जैसा अब यहां पर भी वो देखा जाएगा कि स्व सहायता समूह में कितनी निधि है, कितना फंड है स्व सहायता समूह के पास, उसके हिसाब से ये जो है चक्री निधि के से फंड जनरेट करवाएगा जिला विकास अभिकरण। तो ये मैक्सिमम कितना कर सकता है, 15,000। और जब यहां से लोन दिलवाएगा तो कितना दिला सकता है, 50 से 75,000। इसको थोड़ा सा समझते हुए चलना, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। तो एक तो उद्देश्य ये रहता है, और दूसरा क्या है, समूह के सदस्यों को पूंजी कोष में वृद्धि करने, है ना, मतलब कि अपने पूंजी कोष में अपना जो फंड है उसमें बढ़ा सके उसको, और लेन देन ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए इसका चक्री निधि का गठन किया जाता है। तो दो इसका उद्देश्य है चक्री निधि का। पहला तो ये मैं जो आपको बता दिया, और दूसरा ये इस समूह के सदस्यों को क्या करता है, उनका जो फंड है उसमें वृद्धि करने का, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, अपने लिए सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, अपने लिए रोजगार सृजित कर सके। तो इसलिए क्या करता है, उनके पूंजी कोष में वृद्धि करने और उनके ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है उसको। तो दो इसका उद्देश्य है चक्री निधि का, एक तो फंड प्रोवाइड करना और दूसरा ये जो मैं आपको बता दिया। अब चक्री निधि से लोन लेने के लिए क्या पात्रता रहती है समूह की, तो समूह 3 माह के पूर्व पंजीकरण किया हो, ठीक है, 3 माह के पहले पंजीकरण किया हो, तथा 12 बैठकों या अधिक में पंचसूत्र का पालन किया हो। ये जो 5 सूत्र है वो हर सप्ताह जो बैठक होता है उसमें से 12 बैठकों में क्या किया हो, वो पंचसूत्र का पूरा तरीके से पालन किया हो, है ना, और 3 माह के पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो, तब चक्री निधि से उसको पैसा मिलेगा। और दूसरा क्या पात्रता है, बचत खाता बैंक में होना चाहिए, सेविंग अकाउंट होना चाहिए। वो आप लोगों को मैं बताया था कि आपस में क्या करते हैं वो लोग कि, है ना, आपस में एक महिला को चुनते हैं और उसका बैंक अकाउंट
जो है वो खुलवा लेते हैं उसके नाम से, उसमें सेविंग अकाउंट का पैसा जमा होता है। तो बचत खाता बैंक में उनका पैसा होना चाहिए, और ग्रेडिंग उन लोगों को ग्रेड दिया जाएगा। जैसे आप लोगों को जब आप एग्जाम देते हैं तो अब जो ग्रेडिंग सिस्टम लागू हो गया ना, तो आप लोग जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना अच्छा ग्रेड मिलेगा। तो इसमें भी ग्रेडिंग दिया जाता है, 60% अंक जो होता है वो ग्रेडिंग में होना चाहिए। ठीक है, 60% अंक जो है वो ग्रेडिंग में दिया जाना मिला होना चाहिए। तब आप ये 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा स्व सहायता समूह, तो उसको चक्री निधि से ये 15,000 रुपये की राशि ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हो सकती है, मैक्सिमम 15,000। जैसे कि उसके फंड में 10,000 रुपये है तो 10,000 उपलब्ध होगा, 12,000 है तो 12,000 उपलब्ध होगा। ठीक है, लेकिन उसके फंड में अगर 18,000 भी है स्व सहायता समूह के फंड में, तो भी 15,000 ही उपलब्ध होगा, क्योंकि इसके तहत मैक्सिमम कितना उपलब्ध कराया जा सकता है, 15,000 रुपये। तो मैक्सिमम क्या होगा, 15,000 रुपये उपलब्ध होगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सक्रिय महिला, सक्रिय महिला कौन होती है? सक्रिय महिला का मतलब होता है जो महिला है ना स्व सहायता समूह में अपना योगदान और अपना समय देने के लिए हमेशा तत्पर हो, और वो उनका है ना अपना योगदान और अपना है ना मतलब समय किसी भी समय अवेलेबल हो और पूरी तरीके से पूर्ण रूप से समर्पित हो अपना योगदान देने के लिए, एनी टाइम अवेलेबल हो, उसको सक्रिय महिला कहते हैं। अगर कहीं पूछ दिया कि ये टर्मिनोलॉजी, तो इसको भी ध्यान रखना, सक्रिय महिला उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों का जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है वो बिहान जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, वो वाला पार्ट का थ्योरी पोर्शन जो है वो कवर हो गया है। इसके बाद इसके कुछ डाटा हैं। ठीक है, उसमें जो डाटा है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के हैं। ठीक है, तो वो डाटा है, लेकिन पंचायती राज डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है उसमें इसका डाटा जो है अभी तो उसका डाटा मैं कलेक्ट कर रहा हूं, जैसे ही वो हो जाता है मैं आप लोगों को उसको बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जगह छोड़ के चलिएगा। ठीक है, और जगह छोड़ेंगे आप लोग, उसके बाद मैं आप लोग को उस जगह में अपडेट करवा दूंगा, तो वहां पे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो और कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं जो हैं वो हम लोग कवर करेंगे। कल की जो क्लास है पंचायती राज की, वो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अटेंड करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।